हो गया। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो भाई प्रस्तुत हूँ आज फिर से आप लोगों के सामने। क्या हुआ? प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट सेकेंड लेकर। और ये प्रैक्टिस हम लोग कर क्यों रहे हैं सर? तो आप बोलेंगे सर बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस बायोलॉजी के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। साइंस बायोलॉजी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कहीं का भी टीजीटी दे रहे हो, इवन कहीं का भी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए इफेक्टिव होगी। ये प्रैक्टिस टोटली भाई एनसीईआरटी बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस एससीईआरटी बेस्ड भी हैं, स्टेट बोर्ड जो बुक्स आती हैं उन पर बेस्ड भी हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। प्रीति चौधरी जी गुड मॉर्निंग, निकिता जी गुड मॉर्निंग, अंजू जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है भाई आप सभी का। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, ऑडियो क्लियर है? एक बार मैसेज करिए ऑडियो क्लियर है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीचर्स एकेडमी कोर्स ऑफ द डे करके एक प्रोग्राम आप लोग के लिए डेली लाता है। और आज का जो कोर्स ऑफ द डे है वो है टीजीटी। वो है भाई टीजीटी जियोग्राफी के लिए। टीजीटी जियोग्राफी के लिए है और ऑफर प्राइस रखी गई है 699 699 रुपए। ऑफर की वैलिडिटी है सर 24 आवर्स 24 घंटे। कोर्स की वैलिडिटी है सर 1 ईयर। हम प्रोवाइड क्या करेंगे? तो रिकॉर्डेड क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी, डाउट सेशंस होंगे एंड एडवांस पीडीएफ नोट्स होगा। ठीक है भाई। चलिए अगर जिन्हें भी टीजीटी जियोग्राफी से देना है तो यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं, वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं भाई इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। गुड मॉर्निंग स्वाति जी, गुड मॉर्निंग महबूब आलम जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। खुशबू उमर जी। चलिए भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि चल रहा है भाई, तो नवरात्रि स्पेशल ऑफर जो है आप लोगों के लिए है लक्ष्य और स्वतंत्रता बैच पर। लक्ष्य फाउंडेशन बैच और स्वतंत्रता बैच के लिए। लक्ष्य फाउंडेशन बैच आपका 2 साल का बैच है, 2 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है। तो स्वतंत्रता बैच पीजीटी पर 501 रुपए की छूट है। लक्ष्य बैच फाउंडेशन बैच पर 1001 रुपए की छूट है। और स्वतंत्रता बैच टीजीटी पर ऑफर है आपका 501 रुपए का। तो जिन्हें भी, और नियर अबाउट सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो जिन्हें जो भी चीजें पर लेनी है भाई, जो भी कोर्सेस लेने हैं, तो यहाँ संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। चलिए भाई, राधे राधे सुची जी। इसी क्रम में अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, जवाब दीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग अशोक जी। इतना कम प्राइस, पिज्जा पार्टी से भी कम। थैंक्स टीचर्स एकेडमी। धन्यवाद महबूब आलम जी। यहां पर देखिए पहला सवाल, अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ just 6 एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड। आपको बताना है कि कुल मिला के 6 एलिमेंट, जस्ट 6 एलिमेंट हैं जो कि 98% बनाते हैं किसी भी लिविंग बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहां पर आप बताइए कि 4 का नाम हमने बता दिया है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये चीजें हमने लिख दी हैं। बाकी 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं? कैल्शियम फास्फोरस होगा, फास्फोरस सल्फर होगा, सल्फर मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम और सोडियम होगा। जवाब दीजिए भाई। स्वाति जी का आंसर आया है सर फास्फोरस और सल्फर। अशोक चौहान जी का आंसर ए आया है कि सर कैल्शियम और फास्फोरस। खुशबू उमर जी का आंसर आया सर बी फास्फोरस सल्फर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी का आंसर बी आया है भाई। मीना जी का आंसर बी आया है। सुची जी का आंसर बी आया है। सबका जवाब बी आ रहा है भाई। चलिए देखिए, जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फास्फोरस और सल्फर। क्या होगा? फास्फोरस और सल्फर। कुछ लोगों को कैल्शियम को लेकर डाउट होगा, तो फास्फोरस और सल्फर मतलब कुल मिला के जो 6 एलिमेंट होते हैं इसमें फास्फोरस और सल्फर होता है। इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, ये लोग क्या होते हैं? माइन्यूट अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर आप बोलेंगे सर लिखा कहां पर है? सोर्स। प्रणाम अनुराधा जी। अगर आप सोर्स की बात करेंगे, अगर आप सोर्स की बात करोगे कि कहां से ये चीजें, कहां पर ये फास्फोरस सल्फर लिखा गया है, तो मैं सोर्स बता दे रहा हूं। जिनको डाउट होगा चेक कर लेंगे, बट डाउट होगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं। सोर्स है भाई एनसीईआरटी,
11th, एनसीईआरटी 11th 2002 की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 23 है, 23 है, पैराग्राफ जो है वो कौन सा है, सेकंड पैराग्राफ है। ये सोर्स है, यहां पर लिखा गया है और कहीं मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, ये चीजें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। मैटर ब्लर है क्या आज? चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए भाई अगला सवाल आप लोग पढ़िए। यहां पर तो हमने चीजें कर ली भाई। अगला सवाल, सेकंड नंबर क्वेश्चन। लोकेश सर देखिए ब्लर है क्या, ब्लर है क्या? सेकंड नंबर क्वेश्चन भाई। हाँ पीएस ही है, नो डाउट, बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा। ये चीजें मैंने सोर्स इसलिए बता दिया क्योंकि डाउट रहता है कुछ लोगों को, तो परेशान नहीं होना है। ब्लर है शायद थोड़ा सा। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ, नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का रचक नहीं है। फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड या प्रोलीन, या प्रोलीन, या प्रोलीन, जवाब दीजिएगा भैया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जवाब आप लोगों का आना चाहिए। ठीक है, उस पर कर दीजिएगा ना, हाँ हाँ वो मतलब कमेंट वाले पर कर दीजिएगा, ठीक है। आंसर आ रहा है डी, सबका जवाब आ रहा है सर डी। अभी ब्लरनेस गई होगी भाई, ब्लर दिख रहा था, चलिए अब ठीक होगा, अभी सही हो गया है, अभी ब्लर नहीं है, ठीक है, अभी ठीक है। चलिए आंसर आपका हो जाएगा डी, आंसर होगा प्रोलीन। बिल्कुल भाई प्रोलीन यहां पर नहीं पाया जाएगा, प्रोलीन यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग बायोलॉजी एस्पायरेंट जी, यहां पर बताइए आप फास्फोलिपिड क्या करता है? चलिए फास्फोलिपिड तो पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, पता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोलेंगे सर लेसाइथिन एग्जाम्पल होता है, और ये करेगा क्या सर? फास्फोलिपिड करता क्या है? फास्फोलिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करेगा? फास्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल सर ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ग्लाइकोलिपिड ये सेल रिकॉग्निशन का काम कराता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो होता है सेल रिकॉग्निशन का काम कराएगा, जैसे कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प कराते हैं ये लोग, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ये सारी चीजें जब पढ़ा रहे थे तो सब कुछ बताया गया है भाई, बहुत बढ़िया। अभी चीजें ठीक हैं? चलिए आंसर आपका प्रोलीन बन जाएगा। आप बताइए, यहां पर हमने यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी कोलेस्ट्रॉल के थ्रू की, तो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा भाई? यहां पर तो हमने बोल दिया किसके लिए? यूकैरियोटिक के लिए। यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रोकैरियोट्स के केस में यह काम कौन करेगा? प्रोकैरियोट्स के केस में यह काम कौन करेगा भाई? प्रोकैरियोट्स के केस में यह काम कौन करेगा? प्रोकैरियोट्स के केस में आप बताइए स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? अभी तक जवाब किसी का आया नहीं है। आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोट्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है होपेनॉइड्स, होपेनॉइड्स यहां पर होता है होपेनॉइड्स, होपेनॉइड्स जो होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। अरे भाई होपेनॉइड्स होता है, यहां पर क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, वहां पर होपेनॉइड्स होता है। चलिए अगला सवाल, थर्ड नंबर क्वेश्चन। The overall goal of glycolysis, goal of glycolysis Krebs cycle and electron transport system is the formation of, बताइए ग्लाइकोजन अपघटन, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य किसका निर्माण करना होता है? न्यूक्लिक एसिड, एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स, एटीपी इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, शुगर। हाँ होपेनॉइड्स होता है भाई। कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता सेल मेम्ब्रेन में, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वहां पर होता है होपेनॉइड्स, होपेनॉइड्स। ये पेंटासाइक्लिक स्टिरॉल होता है भाई, होपेनॉइड्स आपका पेंटासाइक्लिक स्टिरॉल होगा।
अब हमें केमिस्ट्री का प्रॉपर वो नहीं है, बट आप इतना जानते रहो कि पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल होता है होपेनॉइड्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड का आंसर आ रहा है सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। स्वाति जी का आंसर बी है, मीना जी अनुराधा जी का आंसर सी है, प्रीति जी का आंसर सी है भाई, अशोक चौहान जी का आंसर सी है, अंजू जी का आंसर बी आया है, निष्ठा जी का आंसर बी है। देखते हैं हम लोग आपसे बोल क्या रहा है कि अल्टीमेट गोल क्या होगा। अरे भाई एटीपी का फॉर्मेशन कराना स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट में। अगर एक साथ सारे बॉन्ड टूटेंगे, पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर क्या होगा आप बोलेंगे सर लिंक रिएक्शन, उसके बाद क्रेब्ज साइकिल, और जितने भी NAD NADPH2 बने हैं ग्लाइकोलिसिस क्रेब्ज साइकिल या लिंक रिएक्शन में, वो सारे के सारे जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के पास और वहां एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेप वाइज रिएक्शन होती है, छोटे छोटे स्टेप में होती है। अगर ग्लूकोज के सारे बॉन्ड एक साथ टूट जाएंगे तो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी सर, और अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हुई तो एटीपी बन नहीं पाएगा। तो स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट में ये प्रक्रिया होती है, लार्ज में नहीं होगा। आंसर आपका भी बनेगा, आंसर आपका भी बनेगा, आंसर आपका भी बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, 4 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। बताइए इन चारों में स्लाइम मोल्ड्स कौन सा है? एनाबिना, राइजोपस, फाइसेरम, थायोबैसिलस। स्लाइम मोल्ड्स कौन सा है भैया? स्लाइम मोल्ड्स का एग्जांपल कौन है? एनाबिना क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। बताइएगा राइजोपस, उसके बाद आपका थायोबैसिलस, और यहां पर एक और एग्जांपल लिखा है फाइसेरम। आंसर आ रहा है सी। अंजू जी का आंसर बी आया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी का आंसर बी आया है, महबूब आलम जी का आंसर सी आया है। अरे भाई यहां पर लिखा है राइजोपस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, इसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड भाई। और ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होता है, ये मेंबर होता है फाइकोमाइसिट्स का, मतलब एल्गल फंजाई का। फाइसेरम क्या होता है? ये स्लाइम मोल्ड होता है, ये स्लाइम मोल्ड होता है। और यहां पर लिखा है थायोबैसिलस, तो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं आपके डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, डिनाइट्रिफिकेशन या डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भाई, फिकेशन बैक्टीरिया। तो आंसर तो आपका बनेगा सर फाइसेरम। फाइसेरम क्या है, किसका एग्जांपल है? ये स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल होता है, स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल होता है भाई। बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर हैं। हमने आपसे ब्रेड मोल्ड पूछा ही नहीं है, स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल पूछा है, वो फाइसेरम होगा। ब्रेड मोल्ड फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होता है, राइजोपस, एल्बुगो, म्यूकर, ठीक है, ये सब फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होंगे भाई। चलिए अगला सवाल, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर सवाल भैया, 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें भाई, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि हमारे लिए उत्साहवर्धक वही होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, द क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल। बताइए कौन सा पेयर सुटेबल होगा सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी के लिए? सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी के लिए कौन सा पेयर सुटेबल होगा? फाइव का आंसर आ रहा है बी, 5 का आंसर भाई बी आ रहा है। देख लेते हैं, व्हीट एंड मेडन हेयर ट्री। आप बताइए सेकेंडरी ग्रोथ देखने को कहां मिलती है? आप बोलेंगे सर जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल जाती है, जिम्नोस्पर्म में एंड डाइकॉट में, एंड डाइकॉट में यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। टेरिडोफाइट्स हो गया या आपका मोनोकॉट हुआ, वहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। हम चेक करते हैं, ये तो क्या है, मोनोकॉट है, हटा दिया। ये क्या है, टेरिडोफाइट है, मेडन हेयर फर्न है भाई। उसके बाद सुगर केन, ये भी मोनोकॉट हो गया। सनफ्लावर डाइकॉट है। चलिए यहां पर हमने देखा टीक हो गया और पाइन हो गया। टीक का मतलब क्या है, सागौन को बोलते हैं। पाइन क्या है भाई, इसको चीड़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों क्या है, टीक आपका एंजियोस्पर्म है और पाइन आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी। दियोदार आपका जिम्नोस्पर्म है, बट फर्न आपका क्या है, सॉरी दियोदार आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और फर्न आपका क्या है। आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये टेरिडोफाइट है। तो यहां पर कहां पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी? तो आप बोलेंगे सर टीक और पाइन में, टीक और पाइन में भाई। आंसर सी बनेगा। हाँ, मोनोकॉट में जनरली नहीं होता है सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है, बट उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं।
एक्सेप्शंस उसके भी अवेलेबल हैं भाई। चलिए यहां तक चीजें क्लियर, बहुत बढ़िया। टेक्टोना ग्रैंडिस बोलते हैं टिक को, तो आंसर आपका बनेगा सी। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दे काजेस डिजीज इन प्लांट, दे आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, दे आर प्लियोमार्फिक, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलियम। कौन सा जवाब सही होगा भैया? कौन सा जवाब सही होगा? क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन भाई। 6 का आंसर अभी तक आया नहीं है। हाँ, ड्रेसिना हो गया, युका हो गया भाई। 6 का आंसर आ गया है डी, बायोलॉजी एस्पायरेंट जी ने आंसर ए दिया है। अरे भाई ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है दे काजेस डिजीज इन प्लांट, बिल्कुल ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में डिजीज काज करता है, तो ये तो सही है ना, गलत थोड़ी है। इसे पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है। यहां पर लिखा है दे आर प्लियोमार्फिक, बिल्कुल अपने रूप को बदल सकता है, बहरूपिया टाइप का है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, नहीं भाई, इसके पास सेलवाल नहीं होती, इसके पास सेलवाल नहीं पाई जाती भाई, इसके पास सेलवाल नहीं होती, और सेलवाल पर ही पेनिसिलिन काम करता है। अब सेलवाल ही एब्सेंट है तो पेनिसिलिन आप डालते रहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेलवाल एब्सेंट होती है, विदाउट सेलवाल होता है। अब सेलवाल नहीं है तो आप पेनिसिलिन का छिड़काव करते रहो, सेलवाल को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचेगा, क्योंकि है ही नहीं, सेलवाल तो पाया नहीं जा रहा है। अब जब सेलवाल ही नहीं है, जब सेलवाल ही नहीं है जी सर, फाइटोप्लाज्मा ओनली इन प्लांट काजेज, बिल्कुल उसको फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं। जब माइकोप्लाज्मा की बात होगी तो प्लांट एनिमल दोनों में डिजीज काज करेगा, ये बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आंसर बन जाएगा डी। अगला सवाल, फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स, ये अच्छा सवाल है। फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन चारों सेट्स में से, चारों में से ऑल द थ्री, तीनों जो आपके एग्जांपल्स दिए गए उनमें फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट देखने को मिलेगा, फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट देखने को मिलेगा। हाँ, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो सकता है, बिल्कुल भाई। गुड मॉर्निंग सोनल जी। क्वेश्चन है सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है? अरे ऑप्शन तो होगा ना, जैसे अगर ब्लड को भी सॉफ्टेस्ट टिश्यू बोलते हैं क्योंकि उसके मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, सॉफ्टेस्ट टिश्यू ब्लड है भाई। सॉफ्टेस्ट टिश्यू आपका ब्लड हो जाएगा, आंसर ब्लड हो जाएगा सोनल जी, क्योंकि उसके मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। यहां पर बताइए फ्लैजिलेटेड गैमीट्स कहां देखने को मिलेगा? सबका आंसर ए आ रहा है और बहुत अच्छी बात है। फ्लैजिलेटेड गैमीट्स आपका रिक्सिया में, ड्रायोप्टेरिस में और साइकस में देखने को मिलता है। यहां पर सर रिक्सिया क्या है? ब्रायोफाइट्स है। ड्रायोप्टेरिस आपका सर टेरिडोफाइट है। साइकस आपका जिम्नोस्पर्म है। यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर हम ड्रायोप्टेरिस की बात करें बाई फ्लैजिलेटेड होगा, बट साइकस में मल्टी फ्लैजिलेटेड गैमीट, मेल गैमीट देखने को मिलेगा। हाँ, तो ब्लड ऑप्शन में था तो आप आंसर को ब्लड करिएगा भाई। यहां पर आंसर आपका बनेगा ए वाला, आंसर आपका ए बन जाएगा। 7 का आंसर ए बनेगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला सवाल, स्पोर डिसेमिनेशन, इसका जवाब तो आप लोगों के साइड से आना चाहिए। स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लीवरवर्ट इज एडेड बाई, कुछ लीवरवर्ट में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज सहायता होती है, क्या चीज सहायता करती है? पेरिस्टोमियल टीथ है, इलेटर्स है, इंडूसियम है, कैलिप्ट्रा है। इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है भाई। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल जवाब दीजिएगा भैया। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 का आंसर बी आ रहा है भाई। 8 का आंसर आ रहा है बी, 8 का आंसर बी आ रहा है। हम आंसर बी कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमने बी कर भी लिया है। आप बताइए पेरिस्टोमियल टीथ कहां पर पाया जाएगा? चलिए यहां पर अगर लीवरवर्ट की बात करें तो मार्केंसिया की बात हो रही है। मार्केंसिया में स्पोर डिस्पर्सल कराता है इलेटर, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है भाई। यहां पर बताइए पेरिस्टोम टीथ कहां पर पाया जाएगा? पेरिस्टोम टीथ कहां पाया जाएगा? जानकी राजपूत, प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग जानकी जी, स्वागत है भाई आपका। पेरिस्टोमियल टीथ जो होता है ये मॉसेस में पाया जाता है, मॉसेस में।
एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया कितने टीथ होते हैं? आप बोलेंगे सर 32 टीथ होते हैं, 2 के सेट में होते हैं, 2 सेट इसके पाए जाते हैं, मतलब 16 के नंबर में पाए जाते हैं टीथ, मतलब 2 रिंग पाई जाती है, 2 सेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। टोटल नंबर आपका 32 होता है, 2 सेट में होते हैं तो 16 का 2 सेट बनता है। यहां पर 16 का 2 सेट यहां पर बनेगा भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल 2 सेट होंगे या 2 रिंग का फॉर्मेशन होगा। इंड्यूशियम कहां पर प्रेजेंट होगा? और बताइए कैलिप्ट्रा कहां पर पाया जाएगा? इंड्यूशियम किसका पार्ट है भाई? आप बोलेंगे सर इंड्यूशियम फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। और कैलिप्ट्रा कहां पर होगा? आप बोलेंगे सर कैलिप्ट्रा आपका आर्चिगोनिया ऑफ मार्केंसियम देखने को मिलेगा, ये मार्केंसिया के आर्चिगोनिया में देखने को मिलेगा कैलिप्ट्रा। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ कि नहीं कुछ? बहुत बढ़िया। हाँ हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है भाई, बिल्कुल निकिता जी, बिल्कुल हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, इसे सॉल्व करिए और बताइएगा भैया। आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही मिलाए गए हैं? एनिमल इधर लिखा गया है, इधर एनिमल्स लिखे गए हैं, इधर मार्फोलॉजिकल फीचर्स लिखा गया है, इधर क्रोकोडाइल, सी अर्चिन, ओबिलिया, लेम्यूर, 4 चैम्बर्ड हर्ट, पैरापोडिया, मेटाजेनेसिस, थीकोडॉन्ट। कितने ऑप्शन इसमें मैचिंग हैं? कितने ऑप्शन मैच है भाई? बहुत बढ़िया, यहां पर जवाब दीजिएगा भाई। बहुत बढ़िया बायोलॉजी एस्पायरेंट जी, इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, सवाल आपके सामने है, जवाब दीजिए। 9 का आंसर कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का बी भी आ रहा है। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आप बोलेंगे सर क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, बिल्कुल भाई, नॉर्मली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, बट यहां पर 4 चैम्बर्ड है, बिल्कुल सत्य है। सी अर्चिन में पैरापोडिया नहीं, पैरापोडिया पाया जाता है एनेलिडा में, ये कैरेक्टर होता है सर एनेलिड्स का, एनेलिडा में पाया जाएगा। सी अर्चिन किसका मेंबर है? आप बोलेंगे सर ये इकाइनोडर्मेट्स का मेंबर है, ये इकाइनोडर्मेट्स का मेंबर है, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, तो सी अर्चिन में क्या होगा? ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओबिलिया में मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, बिल्कुल, मेटाजेनेसिस का मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जेनरेशन, ठीक है। और लेम्यूर जो होता है इसमें थीकोडॉन्ट देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है सर। थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे सर थीकोडॉन्ट का मतलब क्या है, तो बता देते हैं भाई। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि आपका सॉकेट ऑफ जॉ बोन में क्या हो, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में आपके टीथ धसे हुए हों, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ करेक्ट कौन सा हो रहा है? आप बोलेंगे सर यहाँ पर ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ पॉलिप टू मेड्यूसा, मेड्यूटा टू पॉलिप आल्सो, बहुत बढ़िया भाई जी। जब टीथ सॉकेट ऑफ जॉ बोन में धसा हुआ उसे थीकोडॉन्ट बोलते हैं। ये कंडीशन हम लोगों के अंदर भी देखने को मिलती है, ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा बी, आंसर आपका बी बन जाएगा। हाँ बोनी सॉकेट बोल सकते हैं, सॉकेट ऑफ जॉ बोन बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल। अगला सवाल, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू? बताइएगा पैरट, प्लेटिपस और कंगारू के बीच में क्या कॉमन है? ओविपेरिटी, होम्योथर्मी, टूथलेस जॉ, या आपका हो जाएगा फंक्शनल एनल टेल। क्या कॉमन होगा भाई पैरट में? यहां पर बताइए, पैरट में, प्लेटिपस में, कंगारू में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या है भैया? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। 10th का आंसर आ रहा है बी, 10th का आंसर बी आ रहा है। अनुराग जी का आंसर बी है, स्वाति जी का आंसर बी आया है भाई। बायोलॉजी एस्पायरेंट जी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी, निकिता जी, अनुराधा जी, सबका जवाब आ रहा है सर होम्योथर्मी। बहुत बढ़िया, होम्योथर्मी। होम्योथर्मी का मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं ये तीनों। ये तीनों कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, और ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट, मतलब अपने
कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को बना के रखते हैं, रेगुलेशन उसमें नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है ना, फेर बदल नहीं करते हैं। ओवी पैरिटी का मतलब है कि जो अंडे देते हैं तो भाई पैरट और प्लेटिपस हो सकता है, बट कंगारू बच्चा देता है। और टूथलेस जो बर्ड्स में देखने को मिलती है, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल नहीं होगा यहाँ पे। तो आंसर तो आपका बी बनेगा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल आंसर आपका बी बन जाएगा, आंसर आपका बी बनेगा। अगला सवाल, ऑल एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल, क्रेब्ज साइकिल के सभी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. This enzyme is, बताइए वो कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। क्रेब्ज साइकिल का एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है, वो पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यूकैरियोट के केस में, और प्रोकैरियोट के केस में साइटोसॉल में पाया जाता है। आंसर बताइए भाई, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, अच्छी बात है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है, आप सवाल में दो चीजें लिखी गई हैं, एक तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स के केस में और साइटोसॉल इन प्रोकैरियोट के केस में। तो ये सवाल है, आपसे अगर इस तरीके से सवाल डिजाइन करेगा कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो आपका आंसर फिर वहां पर क्या होगा, साइटोसॉल होगा। आप मीजोसोम मत कर दीजिएगा, साइटोसॉल होगा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज प्रोकैरियोट के केस में कहां पाया जाएगा, तो आप साइटोसॉल याद रखिएगा, आप साइटोसॉल को याद रखिएगा भाई। यहां एक सवाल अलग से बन सकता है, आपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यूकैरियोट के केस में कर लिया, बट प्रोकैरियोट के केस में ये साइटोसॉल में होता है, सवाल पूछ लेगा कि प्रोकैरियोट में कहां पाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बस ये चीजें ध्यान में रखिएगा। हाँ, मेलोनेट इनहिबिटर होता है। अगला सवाल 12 नंबर क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पीआर फॉर्म द फाइटोक्रोम, पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बताइएगा, किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा भैया। 11 का आंसर आ रहा है ए, 620 नैनोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन है भाई, 12 नंबर सवाल है, आंसर आ रहा है सी, सबका जवाब सी आ रहा है, बहुत बढ़िया जवाब सी आ रहा है, 680 नैनोमीटर। आप बोलेंगे सर पीआर क्या है, पीआर कन्वर्ट हो सकता है पीएफआर में, पीएफआर में। ये फाइटोक्रोम रेड है, फाइटोक्रोम फार रेड है, यहां पर चाहिए 680 नैनोमीटर की लाइट, मतलब अगर 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ी तो ये पीआर इनएक्टिव होता है, एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर अगर 740 नैनोमीटर की लाइट पड़ी तो ये पीएफआर फिर से पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, पीआर या पीएफआर क्या होगा, आप बोलेंगे सर फाइटोक्रोम है, क्रोम प्रोटीन होता है, फाइटोक्रोम या क्रोम प्रोटीन होता है। अगर इसके कलर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, अगर पीआर के कलर की बात की जाए भाई तो पीआर आपका ब्लूइश कलर का होगा, पीआर आपका ब्लू कलर का होगा, ये ब्लू कलर का होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है पीआर, पीआर आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। पीएफआर येलोविश कलर का होता है, ये येलोविश कलर का होता है भाई, और ये एक्टिव फॉर्म होता है, ये एक्टिव फॉर्म होता है फाइटोक्रोम का, ये ध्यान रखिएगा, ये फाइटोक्रोम का एक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया भाई, चलिए अगला सवाल, वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बताइए। इन आपसे बोल रहा है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस या रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया गया किसमें, डिप्लोकोकस निमोनी में, न्यूरोस्पोरा क्रासा में, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में, इशरिचिया कोलाई में, या इशरिचिया कोलाई में। नहीं भाई 740 है, सही है वो,
वो 720 से लेकर 740 नैनोमीटर होता है, परेशान नहीं होना है। एक रेंज होता है, ठीक है। पीआर के लिए रेंज होता है 640 से 680, पीएफआर के लिए 720 से 740, तो परेशान नहीं होना है। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए भाई। न्यूरोस्पोरा क्राशा सबका आंसर आ रहा है, न्यूरोस्पोरा क्राशा। काम किसने किया था? ये दिया किसने? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसने दिया है भाई? हाइपोथेसिस दिया किसने? आप बोलेंगे सर बीडल और टाटम ने। किसने? बीडल एंड टाटम ने ये हाइपोथेसिस दी थी। इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, इनको मिला था नोबेल। बताइए किस ईयर में मिला था? नोबेल कब मिला था भाई? नोबेल मिला कब था? हाँ, बीडल टाटम ने दिया है। इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ईयर आपको बताना है। किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला था? आप बोलेंगे सर 1958 में, 1958 में इनको नोबेल मिला था। 1958 में क्या मिला था? नोबेल मिला था। बहुत बढ़िया। आप यहां बताइए, डिप्लोकोकस निमोनी नाम सुना सुना है। जब ग्रिफिथ साहब ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था तो डिप्लोकोकस निमोनी पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, और माइस को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। साल्मोनेला टाइफूमेरियम, साल्मोनेला टाइफूमेरियम का यूज किसने किया था? कोहेन और हर्बर्ट बायर ने क्या बनाया था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। साल्मोनेला टाइफूमेरियम का नेटिव प्लाज्मिड यूज किया था। इस रिचिया कोलाई का यूज करके सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और बनाया गया क्या? ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमिलिन, या ह्यूमिलिन। ठीक है, यहां पर सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, 14 नंबर सवाल। मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। बताइए एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। बताइएगा भैया, यहां पर बताइए, इसका जवाब दीजिए। 14 का आंसर आ रहा है सी, जेनरेटिव सेल। सबका जवाब आ रहा है, कुछ लोगों के जवाब ए भी आए हैं। अरे ध्यान से पढ़ो, सवाल ध्यान से पढ़ो। आपसे मेल गैमिट की बात कर रहा है, मेल गैमिट की बात कर रहा है भाई। एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव। तो वेजिटेटिव सेल तो छोड़िए, जनरेटिव सेल जो होता है ये दो मेल गैमिट का फॉर्मेशन कराता है। कितने मेल गैमिट्स का? इसी से दो मेल गैमिट बनते हैं, दो मेल गैमिट्स बनते हैं भाई। तो याद रखिएगा आंसर आपका जनरेटिव सेल ही होगा, आंसर जनरेटिव सेल ही होगा भैया। ठीक है, दो मेल गैमिट्स बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दो मेल गैमिट बनेंगे तभी तो ट्रिपल फ्यूजन होता है, तभी तो क्या होता है वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई कैलोज वाल। बताइए कैलोज वाल से कौन सराउंड होता है? पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, मेल गैमिट या एग। कैलोज वाल से कौन सराउंड होता है? कैलोज वाल किसके ऊपर सराउंड करके रखती है भाई? कैलोज वाल, हाँ जनरेटिव सेल स्मॉल साइज का होता है, वेजिटेटिव सेल की साइज बड़ी होती है। बिल्कुल भाई, कैलोज वाल किसे सराउंड करके रखता है? 15 का ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। अरे भाई, पॉलन ग्रेन पर क्या होता है? एक्साइन और इंटाइन पाया जाता है, यहां कैलोज की वाल नहीं होती। कैलोज वाल माइक्रोस्पोर मदर सेल के ऊपर पाई जाती है, और यहां से बनेगा क्या? यहीं से बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, टेट्राड बनता है। ठीक है, तो कैलोज वाल पाई जाती है कहां पर? माइक्रोस्पोर मदर सेल के ऊपर, माइक्रोस्पोर मदर सेल के ऊपर। बिल्कुल, आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, मेल गैमिट पर नहीं होगा। ठीक है, और एक बात, कैलोज वाल को डिजॉल्व करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम। क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है ये आपस में क्या होते हैं? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल से भी अटैच्ड होते हैं। तो ये कैलोज वाल को डिजॉल्व करेगा कैलेज एंजाइम। आप बताइए कैलेज एंजाइम सिक्रीट कौन कराता है? सिक्रीटेड बाई, कैलेज एंजाइम सिक्रीटेड बाई, कैलेज एंजाइम सिक्रीटेड बाई, कैलेज एंजाइम सिक्रीटेड बाई।
बताइए कैलेज एंजाइम को कौन सिक्रीट कराता है? सवाल यहां पर चेंज होते रहेंगे, जवाब आपको देना है। बहुत बढ़िया। कैलेज एंजाइम जो होता है कैलोज वॉल को डिसॉल्व करता है। यहां पर बताइएगा ये सिक्रीट कौन करेगा? कैलोज वॉल को सिक्रीट कौन करेगा? कैलेज एंजाइम को सिक्रीट कौन करेगा? अरे टैपेटम करता है भैया, टैपेटम। ये भी याद रखिएगा, इसको सिक्रीट करता है टैपेटम। कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करेगा टैपेटम। टैपेटम, कैलोज मदर सेल। महबूब आलम जी बदमाशी कर रहे हो आप। चलिए, टैपेटम सिक्रीट करता है, ये भी एक सवाल है, ये भी अपने आप में एक सवाल है भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित अभाव रोग है? जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई। बहुत बढ़िया, इसका जवाब दीजिए। सिक्सटीन का आंसर। चलिए जवाब आना शुरू हो गया है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की बात की जा रही है। ये काज करेगा क्या? ये काज करेगा रिकेट्स। बच्चों में काज करेगा रिकेट्स, बड़ों में काज करेगा ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया काज करता है। नियासिन काज करता है चर्मदाह या पिलाग्रा डिजीज। एस्कॉर्बिक एसिड काज तो करेगा स्कर्वी, इसकी डिफिशियंसी स्कर्वी काज करेगी। बट आप ये बताओ क्या ये फैट सॉल्युबल है? आप बोलेंगे नहीं सर, वाटर सॉल्युबल है। रेटिनॉल क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है, जीरोप्थैल्मिया काज करेगा, बिल्कुल सही है। और कोबालामिन विटामिन B12 को बोलते हैं, B12 को बोलेंगे, ये बेरी बेरी थोड़ी काज करता है। तो आंसर तो आपका बनेगा क्या? सी बनेगा। आंसर सी बनेगा भाई, आंसर सी बनेगा। बहुत बढ़िया, ड्राई आई, आंसर सी बन जाएगा जी, बिल्कुल। अगला सवाल 17 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार स्तनी कोशिकाएं वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय करने में सक्षम नहीं होती? बताइए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन यहां पर कैपेबल नहीं है मेटाबोलाइज करने के लिए ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में? इसका जवाब दीजिए भैया। बिल्कुल, परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 काज करेगा, उसकी डिफिशियंसी काज करेगी। यहां पर 17 का आंसर बताइए, 17 का आंसर। कुछ लोगों के जवाब ए भी आ रहे हैं, सी भी आ रहा है। आरबीसी के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया अगर यहां पर नहीं होगी तो एरोबिक कंडीशन की तो बात ही नहीं होगी भाई। यहां पर ग्लाइकोलिसिस होता है, मतलब फर्मेंटेशन यहां पर हो सकता है। एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन होगा, यहां पर फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, तो आरबीसी में एरोबिकली ग्लूकोज कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा नहीं। आंसर आरबीसी होगा, क्योंकि यहां पर ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है मैच्योर आरबीसी में, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगी, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। पाया जाएगा तो सिर्फ एक चीज, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम है सर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। चलिए अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट? एनाटॉमिकली करेक्ट कौन सा पेयर है यहां पर बताइएगा। एनाटॉमिकली कौन सा पेयर करेक्ट होगा? ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। क्रेनियल नर्व, फ्लोटिंग रिब्स, कॉलर बोन, सेल्यूरी ग्लैंड। जवाब दीजिए भैया। हाँ, हीमोग्लोबिन होता है और उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, और कुछ नहीं होता वहां पे। इसका जवाब दीजिए। 18 का आंसर बी। क्रेनियल नर्व आप बोलेंगे सर 10 नहीं होते, 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स आपका करेक्ट है, 2 पेयर होते हैं भाई। 4 फ्लोटिंग रिब्स पाए जाते हैं, 11th नंबर और 12th नंबर। बात करें कॉलर बोन का तो 3 पेयर नहीं होता, कॉलर बोन 2 होते हैं, ओनली 2 पाए जाते हैं, जिसको क्लेविकल बोला जाता है।
दो क्लेविकल पाया जाता है, एक इस साइड पाया जाएगा, एक इस साइड पाया जाएगा। ये पेयर में होगा तो 1 पेयर होना चाहिए। सैलिवरी ग्लैंड 1 पेयर नहीं होता, सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड पाई जाएंगी। आंसर आपका बन जाएगा बी, आंसर आपका बी बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल, फीलिंग ऑफ ट्रिमर्स इन ऑफ एन earthquake, a scared resident of 7th floor of multi-storied building start climbing down the stairs rapidly. Which hormone initiated this action? भूकंप के झटके महसूस करने पर एक बहुमंजिली इमारत की 7वीं मंजिल का एक घबराया हुआ निवासी बड़ी तेजी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ता चला रहा है। बताइए उसकी इस क्रिया को प्रारंभ कराने के लिए किस हार्मोन्स की भूमिका है? किस हार्मोन्स की भूमिका है भाई? किस हार्मोन्स की भूमिका होगी? 19 का आंसर, 19 का आंसर आ रहा है सर सी। अभी 20 नंबर क्वेश्चन दिया नहीं, आंसर भी आ गया भाई। बहुत बढ़िया। एड्रिनालिन, ये कैटिकोलामाइन होता है, एड्रिनल मेडुला का हार्मोन होता है। ये क्या करेगा? एड्रिनालिन जो होता है आपका, इसी को कैटिकोलामाइन बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है। बिल्कुल हाँ, इमरजेंसी हार्मोन आप बोल सकते हो। अलर्टनेस काज करता है, ये अलर्टनेस काज करेगा भाई। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन? ओवुलेशन के बाद कौन सा पार्ट होता है ओवरी का? मैमल्स की बात हो रही है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा बिहेव करता है। वाइटलिन मेम्ब्रेन, ग्रेफियन फॉलिकल, स्ट्रोमा या जर्मिनल इपिथेलियम? या जर्मिनल इपिथेलियम या जर्मिनल। हाँ, 3F हार्मोन बोलते हैं भाई। 4S नहीं बोलेंगे, 3F बोलेंगे। 4S एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन आते हैं उनको बोला जाता है, एड्रिनल मेडुला वालों को 3F बोला जाता है, फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट। ठीक है, 20 का जवाब दीजिए भाई। 20 जवाब आ रहा है सर ग्रेफियन फॉलिकल। बहुत बढ़िया। ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा, क्या बनाएगा? आप बोलेंगे सर कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बना लेगा। कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कराता है? प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन कराता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। बिल्कुल भाई, सबके जवाब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। ग्रेफियन फॉलिकल आपका आंसर होगा। अगला सवाल, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ, इसका जवाब दीजिएगा। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू अ नर्व फाइबर, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? बताइए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू द नर्व फाइबर क्या होगा? द पोटेंशियल ऑफ द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पोटेंशियल क्या होगा? विच टाइप ऑफ, हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कैसा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा भाई, बताना है। जवाब दीजिएगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको समझाने में टाइम थोड़ा सा जाएगा, इसलिए बहुत समझाने पर नहीं जाऊंगा क्योंकि लेंदी प्रोसेस है। आप इतना जानते रहो कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, यहां इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस चलेगा। बाकी आप बताइए, जब थियरी की क्लास चलेगी तो इसे हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे। आंसर आ रहा है सर फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव अगेन बैक नेगेटिव। बिल्कुल भाई, आंसर आपका बी होगा, क्योंकि इसे समझाने में टाइम जाएगा, टाइम थोड़ा सा कम है। पहले नेगेटिव चार्ज होता है, रीजन क्या होता है? क्योंकि भाई जब रेस्टिंग स्टेज होती है उस टाइम पर अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होंगे तो अंदर के साइड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा, मतलब वहां पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगेन रिपोलराइजेशन होगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव। आंसर बी बनेगा। बिल्कुल भाई, आंसर आपका बी बनेगा। फोंट टू स्मॉल, थोड़ा सा एक आध सवाल में एडजस्ट किया करिए, क्योंकि देखिए फोंट छोटा होने का कारण होता है, कोई कोई सवाल थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों है, इस कारण से कभी कभी फोंट को छोटा करना पड़ जाता है। जी बिल्कुल, अभी तक तो सारी क्लासेस लग गई हैं, नेक्स्ट मंडे से थियरी की भी क्लास करेंगे। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द odd combination, identify the odd combination on the habitat and particular animal concerned। आपसे बोल रहा है, इधर क्या लिखा है? इधर हैबिटाट लिखा है, इधर हैबिटेट लिखा है, इधर एनिमल लिखा गया है। बताइए ऑड कौन सा है? कौन सा पेयर ऑड है? यहां पर कौन सा पेयर ऑड है भैया?
कौन सा पेयर ऑड है? हम होता क्या है ना कि इंग्लिश हिंदी दोनों होने में हमारे लिए समस्या ये होती है कि उसे किसी भी तरीके से स्लाइड पर लाना होता है, तो कभी कभी फोन छोटा हो जाता है। कोई बात नहीं है, वो कमेंट करना आपका अधिकार है, हक है भाई, आप पूरे हक के साथ बोल सकते हैं। ऑड कौन सा होगा? रन आपका चाइल्ड के लिए होता है। दाचिगन नेशनल पार्क, ये भाई आपका श्रीनगर में है, ये स्नो लियोपार्ड के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? आप बोलेंगे सर ये हांगुल के लिए है। ये हांगुल के लिए होम होता है, इसी को बोलते हैं कश्मीर स्टेग, इसी को कश्मीर या कश्मीरी स्टैग बोलते हैं। तो ये कौन सा ऑड होगा? ऑड आपका बी हो जा रहा है। ऑड आपको मिल रहा है बी वाला। यहां पर सुंदरवन किसके लिए है? बंगाल टाइगर के लिए। पेरियर किसके लिए? एलिफेंट के लिए होम होता है। तो यहां पर ऑड आपका बी हो जाएगा भाई, ऑड आपका बी हो जाएगा बिल्कुल। हांगुल या कश्मीर स्टेट के लिए होता है होम डाचियम नेशनल पार्क। अगला सवाल, द कोल फायर्ड पावर प्लांट, इन कोल फायर पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आज इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल इमिशन ऑफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इंस्टॉलमेंट किया गया है किसके? इमिशन को कंट्रोल करने के लिए। जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल अच्छा है भाई। 23 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए भाई जवाब दीजिएगा। 23 का ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ लोगों का जवाब आ रहा है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, डी आ रहा है जवाब। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी ने अपना जवाब ए दिया है, निष्ठा पांडे जी ने ए दिया है भाई, अंजू जी ने ए दिया है। अरे ध्यान से पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर के लिए क्या करता है? ये सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर की साइज हो सकती है 2.5 माइक्रोमीटर, इससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? इससे कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसको कंट्रोल करने के लिए? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर के लिए होगा। अगर SO2 की बात कर लें तो SO2 को रिमूव कराने के लिए यूज हम लोग करते हैं स्क्रबर का, हम लोग यूज करते हैं स्क्रबर का। SO2 को हम लोग रिमूव कराने के लिए स्क्रबर का यूज करते हैं, स्क्रबर का यूज करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, स्क्रबर का यूज करेंगे। सॉरी यहां पर आंसर टिक कर दें भाई, डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए स्क्रबर का यूज किसके लिए होगा, आप जवाब करिएगा धड़ल्ले से, सर स्क्रबर यूज होता है SO2 को क्या करने के लिए? रिमूव कराने के लिए। बिल्कुल, SO2 को रिमूव कराने के लिए स्क्रबर का यूज होगा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही जीवधारी भारत में विदेशागत स्पीसीज हैं? एक्सोटिक स्पीसीज कौन कौन सी होंगी भाई, बताइएगा। एक्सोटिक स्पीसीज कौन कौन सी होंगी? एक्सोटिक स्पीसीज भैया, यहां पर आप बोलेंगे सर 2 क्वेश्चन पूछना है तो क्या हम कमेंट कर देंगे वीडियो अपलोड होने के बाद? जी बिल्कुल, आप जब भी वीडियो अपलोड हो जाया करें आपका जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में छोड़ा करिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे भाई। तुरंत जवाब मिल जाएगा नहीं तो कुछ देर बाद मिलेगा, जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है? यहां पर नील पर्च तो होता है एक्सोटिक स्पीसीज, ठीक है? विक्टोरिया लेक में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। फाइकस रेलोजियोसा किसे बोलेंगे? अरे भाई ये बोलते हैं आपका किसके लिए? पीपल के लिए होता है कि बरगद के लिए, हमको याद नहीं आ रहा है प्रॉपर, बट यहां पर फाइकस रेलोजियोसा तो नहीं होगा एक्सोटिक। लैंटाना एक्सोटिक हो जाएगा। लैंटाना और वाटर हायसिंथ क्या होते हैं? एक्सोटिक स्पीसीज होते हैं। तो आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा सी वाला। वाटर हायसिंथ सुंदर फूल के लिए लाया गया था, खतरनाक साबित हुआ, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। लैंटाना के बारे में भी आपको पता है, तो आंसर आपका बनेगा सी, आंसर आपका सी बनेगा। बहुत बढ़िया, पीपल को बोलते हैं ना। चलिए बिल्कुल, क्योंकि हमें ध्यान नहीं आ रहा था, हमको बरगद पीपल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो आपने बता दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि रेलिजियोसा है, हाँ बिल्कुल पीपल होना चाहिए। अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म used successfully in bioremediation of oil spills is a species of। तेल अधिप्लाव छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिकता इंजीनियरित सूक्ष्मजीव स्पीसीज किसकी है? बैसिलस, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, जैंथोमोनास। इसका जवाब दीजिएगा भाई।
अच्छा, बेंगालेंसिस जो होता है वो बरगद के लिए होता है, बिल्कुल। चलिए अभी क्लियर हो गया। 25 का बी आ रहा है स्यूडोमोनास। सबका जवाब आ रहा है सर स्यूडोमोनास। पूरा नाम अभी तक किसी ने लिखा नहीं है, बहुत बढ़िया। बायोलॉजी एस्पायरेंट जी ने लिख दिया सर स्यूडोमोनास पिट्यूडा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, पुटीडा। आप बताइए इसे बनाया किसने था? किसने बनाया था भाई? इसे सुपर बग भी बोलते हैं। इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड किसने किया, किसने इस पर काम किया? स्यूडोमोनास पुटीडा को किसी ने तो बनाया होगा। डॉक्टर का नाम बताइए। डॉक्टर साहब कौन थे? बहुत बढ़िया, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। बहुत बढ़िया भाई, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। डॉक्टर आनंद मोहन, आनंद मोहन चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती एक ही पर्सन है, 3 लोग नहीं है। ये मिथुन चक्रवर्ती के भाई भी नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, मिथुन चक्रवर्ती के भाई नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं भाई। अगला सवाल 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन भाई। हमको पता था मिथुन चक्रवर्ती आएंगे कमेंट बॉक्स में, हमने पहले ही हटा दिया। आप बताइए, टीलोमियर रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बिकम दे। टीलोमियर पुनरावर्ती डीएनए अनुक्रम सुकेंद्रीय गुणसूत्रों की कार्य का नियंत्रण करते हैं, क्योंकि इसका जवाब दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन, टीलोमियर क्या कराता है भाई? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में टीलोमियर क्या कराएगा? टीलोमियर क्या कराएगा? आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। देखिए, टीलोमियर क्या करता है? क्रोमोसोम के एंड पर पाया जाता है और क्रोमोसोम लॉस को बचा क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। आप बोलेंगे सर क्रोमोसोम लॉस को कैसे प्रिवेंट करेगा? अरे भाई, क्रोमोसोम का फ्यूजन रोक देता है। फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम रोकेगा ये, फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होने देगा। यहां पर लिख सकते हैं प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। आप बोलेंगे क्या मतलब है सर? अरे ये एक क्रोमोसोम मान लेते हैं, ये दूसरा क्रोमोसोम है, पता चला ये भाई साहब इसके साथ फ्यूजन शो कर लिए, तो इस फ्यूजन को, जैसे फ्यूजन शो होगा, ये क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटी को, इंडिविजुअलिटी को क्या करेंगे? लॉस कर देंगे, अपने इंडिविजुअलिटी को खो देंगे। तो फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम को ये रोकता है। सवाल मेरा ये रहेगा कि आप बताइए, जो टीलोमियर होता है, जो टीलोमियर होता है भाई, ये कैसा होगा? किसमें रिच होगा? गुआनिन रिच होगा, एडेनिन रिच होगा, साइटोसिन रिच होगा, या थायमिन रिच होगा, या यूरेसिल रिच होगा? किसमें रिच होता है? टीलोमियर जो होता है रिच इन गुआनिन, साइटोसाइनिन, थायमिन, यूरेसिल। क्या होगा भाई? बताइएगा, किसमें रिच होता है? हाँ, टीलोमेरेज एक्टिविटी बताइए, यहां पर तो बताइए किसमें रिच होता है टीलोमियर? टीलोमियर किसमें रिच होगा? आई थिंक दादा साहब फालके दिया गया है क्या? चलिए, 30 क्वेश्चन है भाई, अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं है। यहां पर गुआनिन रिच होता है, ये गुआनिन रिच होता है। ये भी एक सवाल है, याद रखिएगा। आपसे एक सवाल बनेगा कि टीलोमियर रिच इन गुआनिन रिच होगा। गुआनिन रिच होता है, गुआनिन रिच होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 27 नंबर क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस होगा, क्रोमोसोमल एविशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन होगा, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? ये किसका एग्जांपल है भैया? किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? यहां पर दीजिए 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब भाई। 27 का डी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बिल्कुल भाई। और ये बताइए, इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? आप बोलेंगे सर डेवेनपोर्ट। क्या नाम है? डेवेनपोर्ट। स्टडी किसने किया था? डेवेनपोर्ट ने। और कर्नल कलर ऑफ फीट भी हो सकता है। यहां पर एक और एग्जांपल हो सकता है, कर्नल
कलर ऑफ व्हीट, व्हीट की बाली का कलर जो होगा, इस पर सबसे पहले, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? इसको बताया था निल्सन एल ने। किसने भाई? निल्सन एल ने। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। जब भी आपसे पूछा जाए ह्यूमन स्किन कलर तो डेवेनपोर्ट ने स्टडी किया था, बट अगर आपसे पूछा जाए कर्नल कलर ऑफ व्हीट तो निल्सन एल बताइएगा आप। ठीक, चलिए अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन। 28 number question. In a pea plant, yellow seed are dominant to green. If heterozygous yellow, अगर heterozygous yellow seeded plant is crossed with green seeded plant, what ratio of yellow and yellow और green seeded का ratio क्या होगा? Would you expect in F1 generation? चलिए क्रॉस कराते हैं। येलो वाला डोमिनेंट है तो हम लिख देंगे ये हो सकता है, येलो डोमिनेंट है तो ये हो सकता है भाई। और अगर यहां पर देखें तो ग्रीन के ऊपर डोमिनेट कर रहा है तो ग्रीन तो हमेशा यही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि हेट्रोजाइगस येलो है तो हमने इसे कर दिया हेट्रोजाइगस, इनके बीच में करा दिया क्रॉस, यहां से एक बना लिया चेकर बोर्ड, यहां पर लिखा स्मॉल वाई को, यहां कैपिटल वाई स्मॉल वाई को, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये भाई साहब आए 50%, ये भाई साहब आए 50%। ये रेशियो देखने को मिलेगा, आंसर आपका बी बनेगा। ये सवाल मैं करा चुका हूं, थियरी वाली क्लास में ये सवाल मैंने कराया है। रेशियो 50-50 का आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब। साथ में आप लोगों ने भी चीजों को सॉल्व कर लिया। अगला सवाल, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर, बताइए द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए आर कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव होगा, पैरेलल होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा या एंटी पैरेलल होगा? क्या होगा भाई? अरे सिंपल सा क्रॉस कराना था, बहुत परेशान नहीं होना है। आप येलो के लिए रखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आपका रखिए किसके लिए? ग्रीन सीड के लिए स्मॉल वाई, गैमीट बनाइए, चीजें मिल जाएंगी। सेमी कंजर्वेटिव होगा, कैसा होगा? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात की जा रही है। सेमी कंजर्वेटिव, पैरेलल, डिसकंटिन्यूअस या एंटी पैरेलल? आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल भाई। एक तो होगा 5 to 3 डायरेक्शन, आपको ये पता है कि 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन एक होता है, और दूसरा कैसा होता है? 3 to 5 हो जाएगा। एंटी पैरेलल होता है, डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 हम दिखाते हैं, 5 to 3 5 to 3, बट कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो एंटी पैरेलल होगा। कैसा होगा? एंटी पैरेलल होगा। ये कभी भी डायरेक्शन 3 to 5 मत दिखाइएगा, डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 दिखाना है। बट ये कैसे हैं? पैरेलली तो अरेंज हैं, बट कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। हम बोलते जरूर हैं 5 to 3 एंड 3 to 5, बट एक्चुअल में डायरेक्शन 5 to 3 5 to 3 5 to 3, तभी क्या होगा? एंटी पैरेलल या अपोजिट होगा। ठीक है, तो जवाब आपका बनेगा डी। आज का अंतिम सवाल, प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स आर बताइएगा भाई। आज का अंतिम सवाल, प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स आर। बोलने को हम 5 to 3 3 to 5 बोलते हैं, बट डायरेक्शन ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगा, तभी एंटी पैरेलल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, पैरेलल हो जाएगा। अंतिम 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 यहां पर बताइए, इसका जवाब दीजिए। प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, सेफ एंटीबायोटिक्स, कैंसर इंडक्टिंग माइक्रोब्स, न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जेंस। 30 का आंसर है ए। हैंट 30 का आंसर आ रहा है ए कि सर लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट होता है, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक को प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, इसे क्या बोलेंगे सर? प्रोबायोटिक्स बोलेंगे, प्रोबायोटिक्स बोलेंगे। बहुत बढ़िया, आज हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं भाई, सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। बैच से रिलेटेड कुछ जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं। फर्स्ट है एमपी टेट वर्ग 2 मेंस साइंस का बैच है, मेंस साइंस का नया बैच है। सेकेंड बैच है बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10 का बैच, साइंस 9-10 का बैच। थर्ड है एनवीएस टीजीटी, एनवीएस टीजीटी 2024। ये टोटल 3 नए बैच हमारे चल रहे हैं।
जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो वो 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं भाई। चलिए इसी क्रम में किसी का कुछ डाउट हो तो बताइए भाई, किसी का किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आज की क्लास को बंद किया जाए। हेयर सेटिंग टाइम, चलिए हेयर सेटिंग भी कर दिया। चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।